नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगाम का जो हादसा हुआ था, उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा दब गया। वो था जातिगत जनगणना का। हालांकि जातिगत जनगणना की तरफ एक बार दोबारा से सरकार कार्य कर रही है। ये काम शुरू हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये पूरे देश के लिए। हमारे साथ हैं श्री विनीत कुमार गुप्ता लोहिया। लोहिया क्या हैं, क्यों लोहिया लिखा गया, क्या इसका जातिगत जनगणना से मतलब है, क्या इससे फ़ायदा होगा, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे लोहिया साहब से। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद अतुल जी। सबसे पहले तो यही, आप लिखते हैं लोहिया और बड़े शान से बोलते हैं कि हम तो लोहे का काम करने वाले हैं। जी देखिए, ये जो जाति जनगणना है ये देश के लिए बहुत ही अनिवार्य थी। इसको आज लाया, सरकार लेके आई। इसकी जो सोच है जाति की, हमारे सनातन धर्म के अंदर जो जातियां थीं ये अपने कर्म के ऊपर आधारित थी। इसको धीरे धीरे राजनीति के लोगों ने इसको वोट की राजनीति बना दिया, जबकि हमारी सनातन संस्कृति के हिसाब से जो भी जिसके कर्म थे उसके हिसाब से ये जातियां बनाई गई थीं, ताकि जाति के हिसाब से उनकी पहचान हो सके कि हमारे ये जो लोग हैं किस चीज़ के अंदर पारंगत हैं। लोहिया साहब, खुद स्पष्ट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ भी। पहले राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना करो, बीजेपी ने मना किया, संघ ने मना किया। अब बीजेपी और संघ तैयार हो गए तो कहीं ना कहीं जो दूसरी विपक्षी दल है वो बैकफुट पर है। क्या सब ये घालमेल है राजनीति का? क्या है, हमारे ये देश की विडंबना रही है कि हम अपने इसमें फ़ायदा नुकसान देखते हैं, जबकि मेरा विचार है कि हमारी जो संस्कृति, सनातन संस्कृति थी, इसके अंदर 4 वर्ण थे। उन 4 वर्णों में अलग अलग जातियां सिर्फ उसके कर्म के हिसाब से थीं। जैसे आपने मेरे से पूछा, आप लोहिया हैं, किस वजह से लोहिया हैं? क्योंकि हमारे जो कर्म थे, जो दादाओं परदादाओं के जो भी कर्म रहे होंगे, वो चूँकि लोहे का काम करते रहे होंगे, इसलिए वो नाम लोहिया पड़ा। इसी तरह सर्राफ लोग जो सोने का व्यापार करते थे वो सर्राफ लोग कहलाए। जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते थे वो सोनार लोग कहलाए। जो कुटीर उद्योग हमारे होते थे वो भी उसी हिसाब से होते थे कि वो सुनार माल को बनाते थे, घरों के अंदर बनाते थे, छोटे छोटे अपनी दुकानों के अंदर माल बनाते थे, सर्राफों को बेचते थे। इसी तरह लोहिया एक बिजनेस के लोग थे। लोहार एक जो है कर्मशील लोग थे, जो कि एक कुटीर उद्योग होता था, छोटा उद्योग होता था, वो उसको मैन्युफैक्चरिंग करते थे। ऐसे ही जो चमड़े का काम करते हैं उनको चर्मकार हो गए, ऐसे ही जो मिट्टी का काम करते हैं बर्तन बनाने का, या कुंभकार हो गए तो कुम्हार हो गए। बिल्कुल बिल्कुल यही, बिल्कुल आपने सही कहा अतुल जी, कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे उसके आगे कार लगा दिया गया, और जो लोग उसका बिजनेस करते थे वो लोग उस हिसाब से उनको, ताकि उनकी पहचान हो सके। उसमें कोई छोटा बड़ा का कोई आधार नहीं था। कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उनको उस हिसाब से बताया गया। जो लोग उसका बिजनेस करते थे उसमें भी 2 श्रेणियां बन गई, इसीलिए तो इसमें कोई छोटा बड़ा कोई नहीं था। लेकिन आजकल तो इसको बिल्कुल धार्मिक आधार पर या जाति के आधार पर देखने लगे। जो आप वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जब अब करते हैं, जब हम रिजर्वेशन की भी बात करते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें, और जब संविधान में ये भी लिख दिया आप किसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और गांधी जी ने नाम दे दिया हरिजन, ये सब क्या है फिर? देखिए, ये हमारी सोच का फ़र्क है। किसी भी इंसान को, हर इंसान मानव है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो। किसी के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ना बड़ा है ना छोटा है। सब हम एक ईश्वर की औलाद हैं, सबके अंदर एक भगवान का अंश मौजूद है, तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। चूँकि कर्म अब सबके अपने अलग अलग थे, अलग अलग कर्मों के हिसाब से ये जो जातियाँ बनी,
है। ये तो एक पहचान बताती हैं कि आप लोग किस चीज़ के अंदर पारंगत होंगे। ठीक है, तो इस जनगणना का क्या आप फायदा देखते हैं? मैं तो बहुत बड़ा फ़ायदा ये देखता हूँ कि आज अगर ये राजनीति के लोग इसको बहुत बारीकी से सोचना चाहें तो उनको जाति गणना के हिसाब से उनको देखना चाहिए हमारे देश के अंदर कितने लोहार हैं, हमारे देश के अंदर कितने कर्मकार हैं, हमारे देश के अंदर कितने कुम्हार हैं, हमारे देश के अंदर ये अलग अलग जातियों के कितने लोग हैं, ताकि उतना व्यापार हम उनको मुहैया करा सकें। ये सब व्यापारी हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटे उद्योगपति हैं, ये छोटे उद्योगपति हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर हैं। छोटे मैन्युफैक्चरर काम करते थे और उसका व्यापार माल का लेन देन सेल परचेज का काम उसके बाद बिजनेस के वो लोग करते थे जो बिजनेस वाले कहलाए। लेकिन बिजनेस वो मैन्युफैक्चर थे, वो कुटीर उद्योग के लोग थे, और वो बिजनेस वाले थे जो खरीद फरोख्त करके उनका माल बेचते और खरीदते थे। आपने जो शुरू में एक बात कही कि राजनीतिक देखने लगे, राजनीतिक लोग इसमें राजनीति देखने लगे। खुद राहुल गांधी ने कहा कि जिसका जितना योगदान या जिसका जितना वोट है उसको उतना राजनीति में हिस्सा मिलेगा। तो इससे तो लोग यही लेने लगे कि अब राजनीतिक दृष्टि से इसको आकलन करने लगे कि जनगणना को भी। देखिए, जहाँ तक बात इसकी है कि राजनीतिक हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी परेशानियां किसी की भी हो हैं अगर उस मामले में, तो अगर उनका कोई भी नेता बनता है तो उसमें भी कोई बुराई की चीज़ नहीं है, क्योंकि उसको उनकी बारीकियों का ये पता होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके काम करने के अंदर। उस प्रॉब्लम्स को वो सरकार के सामने रखे और सरकार उन प्रॉब्लम्स को दूर करे। तो ये तो कोई बुरी बात तो नहीं है इसके अंदर कि भाई अगर उनका कोई नेता, हर जाति का कोई ना कोई नेता हो जो अपनी बात रख सके। मतलब नेता का मतलब यही है कि अपनी परेशानियों को हल करवा सके, प्रतिनिधि एक तरह से उनका प्रतिनिधित्व करके उन जो परेशानियां हैं उनको दूर करवा सके। आखिरी सवाल, आप चूंकि अग्रवाल समाज से हैं, एक मुहिम चल रही कि सारे वैश्य समाज के लोग जो वर्ण व्यवस्था में हैं वो अपने नाम के आगे जब गणना होगी तो उसमें वैश्य लिखें सबसे पहले। बिल्कुल, आज देश को ज़रूरत है संगठन की। जो हम संगठित होना देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो हमने एक मुहिम अभी चलाई भी अपने वैश्य समाज के लिए, हम चलाएंगे भी आगे आने वाले समय में, क्योंकि जब तक आप संगठित नहीं होते तब तक आप अपनी बात कैसे रख सकते हैं। जब आप संगठित होंगे तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लोग आवाज़ उठाते हैं। राजनीति के जो लोग करना भी चाहते हैं वो नहीं समझ पाते कि मैं किसकी सुनूं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो कायदे में तो ये संगठन होने से देश का फ़ायदा होगा, छोटे छोटे रोजगार वाले लोगों का फ़ायदा होगा, और एक सरकार भी ये चीज़ समझ पाएगी कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को फिर वो दूर करने में सहायक होगी। तो आप अपील करते हैं कि जो वैश्य समाज के लोग हैं, वैश्य वर्ण के लोग हैं, वो सब मिलके बजाय अपना जो सरनेम है वो लिखने के वैश्य जरूर लिखें अपने नाम से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, वैश्य लिखेंगे तो कम से कम एक तो ये होगा, क्योंकि हमारे यहाँ 4 वर्ण थे, ठीक है। उसके बाद वो उस चीज़ को देखें कि हमारे यहाँ अलग अलग जो जातियाँ बनी हुई हैं वो भी काम के आधार पर बनी हुई है, कर्म के आधार पर बनी हुई हैं, लेकिन टोटल तो अगर हम सब लोग हैं तो वैश्य ही हैं। और वैश्य लिखेंगे तो हमें ये भी पता लगेगा कि आज हमारे देश के अंदर लगभग 25%, 22 से 25% के करीब जो हैं वैश्य लोग हैं। हर वर्ण के अंदर लगभग 20-20, 25-25% लोग हैं, 15-15% लोग हैं। तो क्या है, ऐसा नहीं है, सबके कर्म अपने अलग अलग थे, अलग अलग होने चाहिए, और उसमें उनकी मास्टरी होती है। जो चीज़ बचपन से संस्कार देखता है वो उसमें उसकी मास्टरी हुआ करती है। तो वो लोग जितनी जल्दी सीख जाते हैं उन चीज़ों को, वो दूसरे वर्ण के लोग उतनी जल्दी नहीं सीख पाते। आज ब्राह्मणों का संगठन हो, और आज ब्राह्मण अलग हैं, उनका काम था शिक्षा देना। तो अगर हमें शिक्षक बनाने चाहिए तो ब्राह्मण लॉबी से ज़्यादा शिक्षक बनाने चाहिए। वो जितनी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे उतने और वर्ण के लोग नहीं दे पाएंगे। बिजनेस करने वाले लोग अगर जितना बढ़िया बिजनेस वैश्य लोग कर पाएंगे और जाति वर्ण के लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह राजपूत या तो आपके जितने बढ़िया क्षत्रिय लोग जो हैं वो देश की रक्षा कर पाएंगे, वो दूसरे वर्ण के लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये वर्ण व्यवस्था जो बनी थी हमारे सनातन में, जो आज हजारों साल पुरानी वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, तो उसके कुछ आधार थे, उसके कुछ साइंटिफिक
रीज़न थे जिसके हिसाब से ये चीज़ें बनी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत आपका धन्यवाद भी से बात अतिथि। करने के लिए। लोहिया साहब ने बड़ा खुल के और स्पष्ट तरीके से बताया कि वर्ण व्यवस्था क्या है, उसका कैसे लाभ हो सकता है। जो जातिगत जनगणना की बात सरकार ने स्वीकार की है और इसलिए विशेषज्ञता मिलती है एक वर्ण के व्यक्ति को या उसके जो बच्चे हैं उनकी संतानों को उस काम करने के लिए उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा ये अपील की है कि जो जिस वर्ण से है अपने नाम के आगे वो लिखे। खास तौर से लोहिया साहब ने अपील की वैश्य समुदाय से कि जातिगत जनगणना में अपने नाम के साथ वैश्य अवश्य लिखें, जिससे कि पूरा राजनीतिक और सामाजिक लाभ इस वर्ण को मिल सके। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, नई दिल्ली।